नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और अब क्योंकि यूपी में निकाय चुनाव पर वोटिंग लगातार जारी है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये सिलसिला चलेगा। सबसे पहले पूरा अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। यूपी के शहर में किसकी सरकार होगी, किसके लिए आज वोटिंग हो रही है, 10 नगर निगमों में मेयर किसका होगा, इसके लिए जनता ईवीएम में किस्मत कैद कर रही है। दोपहर 3 बजे तक 40% मतदान हो चुका है। पहले चरण में नगर निगमों के लिए मेयर चुनना है सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, इन तमाम जगहों पर मतदान हो रहा है। आपको यह बता दें कि ये वो जगह हैं जिनमें बीजेपी का ऑलरेडी कब्जा है। उत्तर प्रदेश में 2024 के सेमीफाइनल के हर अपडेट के लिए हर बूथ पर न्यूज 24 के रिपोर्टर मौजूद हैं। हर निगम ले चलेंगे आपको। उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए एक डाटा दिखाते हैं। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप एक नजर डाल लेते हैं और आपको बताते हैं शहर में किसकी सरकार होगी। पहला चरण 4 मई को, दूसरा 11 मई को, नतीजे आएंगे 13 मई को। 13 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये लोकल बॉडी के चुनाव हैं, लेकिन असर बहुत ज्यादा छोड़ेंगे, इसलिए सब पार्टी ने खूब मेहनत की है, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो और या फिर बसपा हो। देखते हैं कि कौन जीतता है, कौन हारता है, क्योंकि इसके जो परिणाम आएंगे वो दूर तलक असर करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग विपनेश ये भी होता है कि बेशक नगर निगम के चुनाव हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे भी काफी हद तक हावी रहते हैं। देखिए, 17 मेयर हैं, लगभग 1360 पार्षद चुने जाएंगे, और अगर नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो 199 और नगर पंचायत 493। ये डाटा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और 2024 का इसे सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। बिल्कुल दिव्या, इसलिए मैंने कहा कि जो नतीजे आएंगे वो दूर तलक असर करेंगे। और 2017 में कुल मेयर 16, बीजेपी के खाते में 14 गए, एसपी 0 पे थी, बीएसपी 2, कांग्रेस 0 और अदर्स 0। लेकिन इस बार फाइट थोड़ी मजबूत लग रही है। देखते हैं कि बीजेपी क्या 2017 की तरह ही जीत दर्ज करती है या फिर समाजवादी पार्टी का भी मेयर के लिए खाता खुलता है। हालांकि बीएसपी ने भी अपनी रणनीति के साथ वहां पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन 2 मेयर बीएसपी ले गई थी। क्या ये संख्या बढ़ेगी? क्या कांग्रेस का ये भी अब इस बार भी कहा जा रहा है कि बुरा हाल है, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में कांग्रेस नहीं है। तो देखते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या रहती है। 2017 के नतीजे हैं, बीजेपी नंबर 1 पर थी, लेकिन अब है 2023। देखते हैं कि परिणाम किस तरह से सामने निकलकर आता है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी थी महत्वपूर्ण, जो हमने अपने दर्शकों के साथ साझा की है। और बिल्कुल, कांग्रेस को अपनी जमीन बनानी है और बीजेपी को अपनी साख बचानी है। अब ये सेमीफाइनल है 2024 का, और कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। इसीलिए कई बार उन्हें देखा गया प्रचार पर धुआंधार तरीके से प्रचार किया, ग्राउंड पे उतर के। ओके दिव्या, एक बड़ी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल पांडे भी हमारे साथ, राहुल प्रकाश भी हमारे साथ मुरादाबाद से बने हुए हैं। दीपक दुबे की मैं बात करूं तो दीपक दुबे इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं, और साथ ही मनोज पांडे भी हमारे साथ लखनऊ से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मानस श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। मानस, लखनऊ में बीजेपी ने फूंक फूंक कर कदम रखे हैं, अपना प्रत्याशी भी बदल दिया है, तो इस बार स्थिति कैसी नजर आ रही है? दूसरा, अब तक अपडेट क्या है? देखिए, आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 40% के आसपास मतदान अब तक हो चुका है। कहीं पर 50% से भी ज़्यादा हुआ है और कहीं पर 30, 35 या 38% तक टिका हुआ है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, पहले चरण में 37 जिले हैं, लेकिन 37 जिलों में 10 नगर निगम हैं, और इन 10 नगर निगमों में पिछली बार यानी 2017 में बीजेपी का कब्जा था। भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई भी दल इस चुनाव को नहीं जीत पाया था। इसलिए चुनौती भी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी है, क्योंकि उसके पास अगर कुछ भी कम होता है तो खोने के लिए उसी के पास है, बाकी सबके पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि सब जीरो पे थे। और अगर इस बार कोई सीट अगर निकाल पाता है, चाहे सपा या बसपा कांग्रेस में, तो उसके लिए एक ये उपलब्धि होगी। एक तस्वीर दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरा चुनाव का गणित समझाते हैं। देखिए, ये एक तस्वीर है, यहाँ पर हजरतगंज का ये नगर निगम का बूथ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतदान कर्मी यहाँ पर तैनात है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको मतदाताओं की भीड़ नहीं नजर आ रही, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पर धूप निकल आई है।
थोड़ी सी गर्मी हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा आधे घंटे बाद मतदान की रफ्तार फिर से तेज होगी। देखिए, तो 10 नगर निगम की जो सीटें हैं जिस पर महापौर के प्रत्याशियों का चुनाव हो रहा है, और यही सबसे अहम चुनाव होता है लोकल बॉडीज के चुनाव में। बाकी नगर पंचायतें करीब 103 है पहले चरण में, करीब 274 ऐसी नगर पंचायतें हैं जहां पर चुनाव होना है पहले चरण में। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट होता है नगर निगम, जहां पर महापौर चुने जाते हैं। आप कहते हैं कि एक तरीके से आपने शहर में अपनी सरकार को स्थापित कर लिया, और एक तरीके से इसको एक परीक्षा भी मान सकते हैं भारतीय जनता पार्टी तमाम सियासी दलों के लिए। समाजवादी पार्टी पिछली बार अगर हम डाटा पे जाएं तो बड़ा हैरत में डालने वाला डाटा हमारे सामने आता है। विश्लेषण करते हैं कि 10 सीटें बीजेपी ने जीती जरूर, लेकिन तमाम सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी और बसपा की जमानत जब्त हो गई थी, और कांग्रेस ने पिछली बार वहां पर अच्छा फाइट करी थी। मिसाल के तौर पर अगर हम बनारस चले जाते हैं तो वहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। इसी तरीके से अगर हम गोरखपुर चले जाते हैं तो वहां समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी। मुख्यमंत्री का गढ़ है, इस बार भी अखिलेश यादव ने वहां पर जमकर प्रचार किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस चुनाव को विधानसभा और लोकसभा की तर्ज पर लड़ा। न केवल मुख्यमंत्री बल्कि दोनों डिप्टी सीएम मंत्रियों की पूरी फौज, संगठन की पूरी ताकत, लगातार एक एक जिले में जाकर के जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया गया। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की गई, जो लोकल नेता थे भारतीय जनता पार्टी के कि आप हर एक बूथ पे जाइए, हर एक वार्ड पे जाइए और वहां पर जाकर के अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करिए। जो बागी हो गए थे उनको बाहर भी निकाला गया। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लिया है कि वो अभी से अपना एक परीक्षण कर रही है कि अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव में जाएंगे, जो तकरीबन 1 साल बाद होना है, तो उस वक्त क्या स्थिति होगी। तो एक तरीके से ये एक परीक्षा है, एक परीक्षण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और दूसरे दलों के लिए भी यह आत्म अवलोकन का समय है कि वो देखें अपने आप को कि वो कहां पर खड़े हो पा रहे हैं। देखिए, मायावती इस बार चुनाव में एक बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली, उन्होंने भीतर से ही बैठ के पूरा मैनेजमेंट किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जरूर कुछ जगहों पर प्रचार के लिए गए, लखनऊ में भी प्रचार किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा कद्दावर नेता सामने नहीं आया। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि एक बड़ा तगड़ा यहाँ पर एक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी ने इस बार ऐसे शख्स को उतारा जो खाटी अच्छा मानस, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक सवाल यहाँ पे ये जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप यूपी की राजनीति को बहुत भली भांति समझते हैं, तो ऐसे में अगर बात करें इन चुनावों की, लोकल मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन अगर बात करें राष्ट्रीय मुद्दों की, तो राष्ट्रीय मुद्दे किस तरीके से इस चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं, और क्या लोग वो सोच के भी वोट डालेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी में ये मेरे लिए भी एक नए तरीके का अनुभव था कि जब मैं इस पूरे चुनाव प्रचार को देख रहा था, इसीलिए मैं कह रहा था कि लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आप देखेंगे कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओं में जाते हैं तो वो लोकल मुद्दों की बात न करके वो माफियाओं की बात करते हैं कि किस तरीके से माफिया राज खत्म हुआ, कैसे आतंक का राज यहाँ पर खत्म हुआ, कैसे गुंडागर्दी खत्म की, अब कर्फ्यू नहीं लगता है, अब उपद्रव नहीं, उत्सव होते हैं, अब दंगे नहीं होते हैं। तो इस तरीके के मुद्दों के साथ देखिए, जब वो प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने एक रामचरितमानस की एक चौपाई उन्होंने पढ़ी, और जिसका ये भावार्थ ये होता है कि जो जैसा करेगा वैसा ही फल भोगेगा। तो यानी उस धरती से भी उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। जब वो मऊ और गाजीपुर के इलाके में जाते हैं जहां पर मुख्तार अंसारी का प्रभाव का क्षेत्र, तो वहां पर भी वो कहते हैं कि उन्होंने माफिया राज खत्म कर दिया, दंगे खत्म हो गए, अब उपद्रव नहीं हो रहा है, अब उत्सव हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा चुनाव लॉ एंड ऑर्डर के आसपास माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, चाहे वो इनकाउंटर्स हो रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि एक इनकाउंटर अनिल दुजाना, इतना खतरनाक गैंगस्टर, उसका इनकाउंटर हुआ। आज पहले चरण का चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहा। तो एक तरीके से एक संदेश देने की सरकार कोशिश कर रही है कि विकास तो सरकार कर ही रही, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से भी फंड आता है, उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी ताकत लगा रही है, विकास तो हो ही रहा है। लेकिन जो माफिया राज है, जो गुंडागर्दी है, उससे किस तरीके से उत्तर प्रदेश को मुक्त कर रही है सरकार, ये मैसेज इस निकाय चुनाव में देने की कोशिश की गई। यहाँ पर पानी, सीवर, जल भराव, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनकी बातें होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही थी कि इन मुद्दों को सामने रख करके इस पर जो वोटर्स है उनका अटेंशन डाइवर्ट किया जाए, लेकिन वो डाइवर्ट मुझे लगता नहीं कि वो डाइवर्ट करने में सफल हो पाए। विपक्ष के तमाम लोग जो स्थानीय मुद्दे उठा रहे थे कि सड़कें जर्जर हैं, लाइट नहीं है, सीवर की समस्या है, पानी
की समस्या, ये तमाम मुद्दे पीछे छूट गए। और इस चुनाव में, लोकल बॉडीज के चुनाव में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या प्रदेश स्तर के जो मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, उसको किस तरीके से प्रभावी बनाएगा, उसको उसके सहारे किस तरीके से बिल्कुल मानस साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि खुद हमने सीएम योगी को कहते हुए सुना, क्योंकि लोकल बॉडी के जो मुद्दे थे उन पर जिक्र नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की उन्होंने बात की, एनकाउंटर की बात की, बुलडोजर एक्शन की बात हुई इन चुनावों में खास तौर पर। तो राज्य स्तर के जो मुद्दे थे वो सब इसमें उठाए गए। अब मैं प्रयागराज लिए चलती हूँ। दीपक दुबे, ये भी हॉट सीट है। यहाँ पर मंत्री नंदी की पत्नी को उनका टिकट काटकर, जबकि 2 बार से वो जीतती है, उनका टिकट काटकर एक अन्य प्रत्याशी को बीजेपी ने दिया है। तो यहाँ पर तो आसानी बीजेपी के लिए होनी चाहिए, तो ये फेरबदल क्यों हुआ? क्योंकि ये अतीक का एनकाउंटर बड़ा मुद्दा वहां पर बना हुआ है और इसके लिए सरकार को वाहवाही भी मिल रही है खूब सारी। जी, सरकार को वाहवाही मिल रही है और यहाँ तक कि एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुँचे हुए थे और अतीक के ही गढ़ पर जाकर चुनाव प्रचार किया हुआ था और वहाँ से साफ संदेश एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता और ख़ास तौर पर प्रयागराज की जनता को उन्होंने दिया था कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम रहेगी और ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है सरकार की, उसे हम कायम रखते हुए तमाम जो ऐसे अपराधी होंगे उनको कहीं ना कहीं हटाने का काम करेंगे। जो भी गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करेगा उन ज़मीनों को भी मुक्त कराया जाएगा और गरीबों को ही आवंटित किया जाएगा। जहाँ तक रही बात जिस तरह से चुनाव यहाँ पर हो रहा है, तो नंद गोपाल नंदी कैबिनेट में मिनिस्टर है, उनकी पत्नी 2 बार से प्रयागराज से मेयर रह चुकी हैं, अभिलाषा नंदी। लेकिन इस बार सियासी समीकरण जिस तरह से बदला हुआ है, खासतौर पर बीजेपी के इंटरनल चीज़ों की बात की जाए तो आपसी अंदर की कला ज़रूर थी, क्योंकि एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद इस पूरे चुनाव की कमान प्रयागराज के नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों की कमान उन्होंने संभाल रखी थी। यही वजह है कि आरोप अंदरूनी तौर पर बीजेपी की तरफ से लगाए गए कि नंद गोपाल नंदी की पत्नी का सीट काटने में या कहें कि टिकट काटने में बहुत बड़ी भूमिका रही डिप्टी सीएम की। लेकिन वहीं ज़मीनी स्तर के नेता गणेश केशरवानी को यहाँ पर बीजेपी ने अपना मेयर पद का उम्मीदवार इस वजह से बनाया कि एक मैसेज दिया जा सके आम जन के बीच में, आम लोगों के बीच में कि भाजपा वो पार्टी है जो ज़मीनी स्तर के नेता जो कार्यकर्ता हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं और मेहनत करते हैं तो उनको भी बड़ा पद दिया जा सकता है और बड़े चुनाव में उनको उतारा जा सकता है। ये बातें योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में जो करेली के पास में, जहां पर उन्होंने 2 दिन पहले भाषण दिया था, रैली को संबोधित किया था, वहां से उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि गणेश केशरवानी एक ज़मीनी स्तर के नेता है। वही बात की जाए सपा की या फिर बीएसपी और कांग्रेस की, तो सपा ने यहाँ पर कार्ड खेला हुआ है अजय श्रीवास्तव के नाम का। हालांकि मुस्लिम कैंडिडेट इस वजह से सपा ने नहीं उतारा क्योंकि जिस तरह के हालात पिछले 15 से 20 दिनों या 1 महीने में अतीक अहमद और उसके कुनबे पर जिस तरह से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है, तो यहाँ पर सपा ने अजय श्रीवास्तव पर दांव खेला, क्योंकि अजय श्रीवास्तव पहले आपको बता दें कि बीएसपी में रह चुके हैं और बीएसपी में जो नईम मोहब्बत हैं वो आपको बता दें कि सपा से 2012 में फूलपुर से चुनाव विधायकी का जीत चुके हैं। लेकिन उन्हें बीएसपी ने टिकट इस वजह से दिया कि मुस्लिम जो वोट है वो उनके पाले में आ सके, क्योंकि पहले ये था कि शाइस्ता प्रवीण को बीएसपी की तरफ से मेयर का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद सवाल बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे थे शाइस्ता प्रवीण को लेकर भी, वो 50,000 की इनामी हैं, तो उसको लेकर उनका टिकट काट दिया गया और दूसरे कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी में थे उनको बीएसपी में लाया गया। मुद्दों की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था यहाँ पर, उस मुद्दे पर भी लोग वोट करने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए तो पानी की एक समस्या है, वो मुद्दा है हाउस टैक्स, पानी कर और इसके साथ स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर जिस तरह से सरकार ने कहा था, आखिर उन वायदों को कितना पूरा किया, उसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल है और लोग ऐसे ही कई मुद्दों पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त हम वीवीआईपी सीट पर मौजूद हैं, यहाँ पर आपको बता दें, हम इनसे बात करेंगे। आप वोट करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर प्रयागराज की जनता वोट कर रही है और आपने वोट किया है? नाली पानी व्यवस्थाएं जो नगर निगम करती है, इसके पहले हमारे पार्षद रहे हैं लालती देवी जी, उनके पुत्र खड़े हुए हैं रामा यादव जी, और हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। वो सपा के कैंडिडेट हैं। आप पार्टी का नाम ले, क्या मुद्दे हैं? कानून व्यवस्था एक मुद्दा है यहाँ पर? व्यवस्था तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कानून व्यवस्था सुधर भी रही है।
और यहाँ की साफ़ सफाई, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब सारी सुविधाओं का जो है लाभ मिलना चाहिए इस क्षेत्र की जनता को। बस यही एक मुद्दा है। आप वोट करने आए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखा है? आप पार्टी का नाम मत बताइएगा, मुद्दे क्या हैं प्रयागराज के और किन मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं? कानून व्यवस्था, गुंडा राज, पानी, हाउस टैक्स या अन्य मुद्दे? जी, कानून व्यवस्था, गुंडा राज से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे घर की सड़क, नालियाँ, पानी आए, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सभी सबके घर में कम हो जाए। जो भी इस समय वाटर टैक्स बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए। हाउस टैक्स जो बढ़ चुका है 2 गुना हो गया, उसको कम कर दिया जाए। यही सब सारे क्या मुद्दे भैया? बस यही, महंगाई कुछ कम हो जाए, महंगाई कुछ कम हो जाए, देश का कुछ विकास हो, बस इसीलिए कुछ नया लाना चाहते हैं। व्यापारियों की क्या सबसे बड़ी समस्या है? जो रोडों पे जो छोटी छोटी दुकानें मिले, उनको रोजगार मिले। जो दुकानें तोड़ दी जा रही हैं उनसे बेकार हो रहा है मामला। उसको दुकानों को छोटी छोटी दुकानें दी जाएं जिससे सबको व्यापार मिले, लोग खाएं कमाएं। तो आप सुन सकती हैं, यहाँ पर आम जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मुद्दा है वो महंगाई है, बेरोजगारी, या फिर जिस तरह से हाउस टैक्स या पानी टैक्स का बढ़ाया गया है रेट, उसको लेकर ये ज़्यादा मुद्दा है यहाँ पर। जी, यानी कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे हावी है। चलिए अब चलते हैं अपने संवाददाता राहुल प्रकाश के पास। राहुल, आप मुरादाबाद सीट पे हैं और मुरादाबाद की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है, लेकिन बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है और मुस्लिम प्रत्याशी को इस बार उस सीट से उम्मीदवार बनाया है। किसके खाते में ज्यादा वोट गिरने की उम्मीद लग रही है? अगर लोग हैं तो उनसे भी बात करिए। देखिए, मैं पूरी मुरादाबाद के कई क्षेत्रों में गया हूं। जो मेरे को मौजूदा समीकरण दिख रहा है, क्योंकि मौजूदा जो मेयर हैं वो बीजेपी के हैं, विनोद अग्रवाल। कहा जाता है कि 5 बारी जब मेयर चुने गए हैं, जिसमें से 3 बार बीजेपी के, 2 बारी समाजवादी पार्टी के। लेकिन अगर पिछली बार के चुनाव की बात करें, भले ही बीजेपी ने 93,000 के करीब वोट हासिल करके जो बीजेपी का मेयर चुना गया था, तो उसमें दूसरे नंबर पर कांग्रेस के रहे थे हाजी रिजवान कुरैशी, जो अभी फिलहाल अच्छी फाइट दे रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के तीसरे जो रईसुद्दीन है वो भी फाइट में है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बुनियादी जो समस्या है, लोकल बॉडीज की जो समस्याएं होती हैं, वो इस इलाके में काफी हावी हैं। हालांकि तीनों में कड़ी टक्कर है इस वक्त। जो बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, तीनों में यानी त्रिकोणीय मुकाबला है। दूसरी बड़ी बात, इस मुरादाबाद के इलाके में ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा पार्षद, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पार्टी के जो नेता थे जिनको टिकट नहीं दी गई है वो बागी हो गए, वो निर्दलीय लड़ने लगे। और इस इलाके में निर्दलियों का भी अपना एक वर्चस्व है, यानी पुराने जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के आधार पर दोबारा वो कहा जाए कि फील्ड में है, जनता के बीच में है। और हमने कई निर्दलियों से भी बात करी थी जिनका कहना है कि पार्टी अगर टिकट नहीं देती तो हम निर्दलीय भी लड़ते, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है। निर्दलीय मुद्दे हैं। दूसरा, कई अति संवेदनशील यहाँ पे इलाके हैं, यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, जहाँ 85% जो वोट परसेंटेज है वो मुस्लिम वोट बैंक का है। दूसरी तरफ जो सीट का बंटवारा कहें, अगर बीजेपी ने भी इस बारी मुस्लिम कैंडिडेट को चुना है, यानी कहा जा सकता है कि इस लोकल बॉडीज के चुनाव को 2024 का लक्ष्य बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कांग्रेस अपना वजूद तलाशने की कोशिश इसलिए भी कर रही, क्योंकि इस तरीके से उसका रहा नहीं है यहाँ वजूद। लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया है, क्योंकि मैंने जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं उनसे बात करी है, उनका कहना है कि इस बार नंबर 1 कांग्रेस यहाँ मेयर पद के उम्मीदवार के लिए जो है उनको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार 73,000 के करीब उनको वोट मिले थे। सपा यहाँ कहीं नहीं टिक रही है, उनका कहना है। लेकिन अगर हम पूरे लोकल बॉडीज में लोगों की भी बात करें तो स्थानीय मुद्दे जरूर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, कानून एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो वोट डाल तो जरूर रहे, लेकिन उनके मन में ये जरूर है कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। और विकल्प के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से पहले वोट दिया था, अब भी वोट दे रहे हैं। लेकिन मेयर पद की बात करें या पार्षदों की बात करें, 70 वार्ड यहाँ हैं और यह कहा जाए कि 300 से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर हैं। और फिलहाल मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं, ये लगातार मतदान लगातार जारी है, लोग लगातार आ रहे हैं, क्योंकि मतदान का जो फीसद यहाँ पे है वो थोड़ा कम हुआ है। हालांकि इस बात का भी जिक्र पहले किया गया था कि सुबह के 12 बजे के करीब 12 के आसपास फीसदी वोट रहा था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा था जैसे दिन चढ़ेगा लोग आएंगे, लेकिन अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है 30 से 35% तक ही यहाँ मतदान हुआ है और अभी भी जारी है, क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं। भाई साहब, आपने वोट डाला है? क्या मुद्दे हैं आपके? स्थानीय मुद्दे हैं या लोग, क्या आपके मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे आपने वोट दिया? मेन विकास है, वो है ही नहीं सर, नहीं है यहाँ पे। क्या लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं हुआ? बहुत पुराना क्षेत्र है ये। हाँ। और इस क्षेत्र के बारे में जो जैसा था वो आज भी वैसी है, कोई ऐसा कोई नया नहीं है। क्या कानून व्यवस्था भी कोई मुद्दा है? कानून तो ठीक है, कानून में कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी क्या लोकल डिसिप्लिन प्रॉपर है। किन मुद्दों पे आपने वोट दिया है? सर विकास के मुद्दों पर वोट दिया हमने। क्या क्षेत्र में विकास हुआ है? जी हाँ, होता है। बदलाव इस बार बदलाव है या नहीं है? इस बार बदलाव पक्का है। क्या कानून व्यवस्था भी मुद्दा है यहाँ? कानून व्यवस्था भी है प्लस विकास का वैसे है। कानून तो चली गया योगी जी के राज में, कानून का तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन विकास पे प्रॉब्लम। ठीक है, काम हो रहा है यहाँ पे। आपने क्या सोच के वोट दिया है कि क्या मुद्दे हैं आपके? क्या मुद्दे हैं लोकल मुद्दे? एक गृहिणी होती है, सोचती है कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती है, अब गली में पानी भर रहा है, कई लोगों की समस्या थी। आपके क्या मुद्दे हैं ऐसे? यही मुद्दे हैं कि सब अच्छा ही होए। अच्छा, ठीक चल रहा है सर? हाँ, सब वोट दे दिया है। हाँ बिल्कुल। ये कुछ एक लोग हैं जिनसे हमने बात करी है। साफ तौर पे आपने भी सुना कि किस तरीके से जो मुद्दे हैं, कानून की बात पहले ही है कि कानून ठीक है और कानून व्यवस्था है तो तब तमाम चीजें ठीक है, लेकिन कुछ एक मुद्दे हैं विकास के मुद्दे, उन पर लोगों ने वोट दिया है। जी, वहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं कि उनकी जो लोकल समस्याएं हैं उन पर बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने देखा जैसे अतीक और अशरफ की हत्या हुई, उनका मर्डर हुआ, बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा था, लेकिन जो हॉट सीट है उन पर फिर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को बहुत सोच समझकर उतारा है, कईयों को बदल दिया है। तो ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है इसी से आप समझ लीजिए। अब मैं मनोज का रुख कर लेती हूँ, वो भी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। मनोज, अब तक का अपडेट जरा दीजिए, और वहां पर इस बार बड़ा मुद्दा क्या बना हुआ है लोगों के लिए? मैं हजरतगंज के विष्णु नारायण वार्ड में हूं और ये मेरे ठीक पीछे ये विष्णु नारायण इंटर कॉलेज है। ये जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि इक्का दुक्का लोग दिख रहे होंगे आपको, गिने चुने आ रहे हैं। चूँकि यहाँ पे बारिश हो रही थी, उसके बाद तगड़ी धूप यहाँ पे निकली, इसकी वजह से वोटर कम निकल रहे हैं। हालांकि डीएम ने अपील की है कि आपकी छुट्टी इसलिए नहीं की गई थी कि आप घर में आराम करें, घरों से निकलें, इस महापर्व पर मतदान करें। और जो यहाँ का लोकल मुद्दा है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि यहाँ पर जो सड़कें, गलियाँ हैं और नालियाँ हैं, उनकी साफ़ सफाई जो लोकल मुद्दा है वो यहाँ पर जो है ये लोकल मुद्दा है। साथ ही अब मैं बात करूँ, ये जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। आप देख रहे होंगे जिस तरह पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो निकाय चुनाव, वो लग रहा है कि विधानसभा और लोकसभा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका ही मतलब उनके ही तर्ज पर उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, उनके जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो भी लखनऊ में मेट्रो के जरिए सफ़र करते हैं। उन्होंने अपने सरकार में जो विकास कार्य किए थे उसको गिनाने की कोशिश करी। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के जो चाचा हैं वो भी निकाय चुनाव में निकले, सड़कों पर निकले और जनता के बीच गए। उन्होंने भी जाकर के क्षेत्र में बताया और गिनाया। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम ठीक है मनोज, आपके पास आते हैं और तब तक कुछ अगर आपको वोटर मिले तो उनसे बातचीत जरूर करिएगा। सहारनपुर लिए चलते हैं दर्शकों को, गौरव मिश्रा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, क्या अपडेट है? अब 4:19 हो गए हैं, वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है और क्या वहां पर वोटर्स हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं? जरा माहौल दिखाइए पोलिंग बूथ का। देखिए, मैं आपको बताऊं जी, जो माहौल है वो तो जो कुछ इलाके थे वहां पर करीब 11 बजे तक तो धीमा ही रहा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 56% पूरे जिले में मतदान हो चुका है। और नगर निगम की बात करें सहारनपुर की तो यहाँ पर 43% मतदान हो चुका है। हालांकि भीड़ सुबह 11 बजे तक कम थी, लेकिन बाद में भीड़ ज्यादा हुई। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे कि आप पीछे यहाँ देख सकते हैं कि भीड़ बहुत कम है, इक्का दुक्का लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं और जा रहे हैं, ज्यादा भीड़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट दिया आज? किस मुद्दों को लेकर के आपने चुनाव में वोट दिया आज? अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। ठीक है, अच्छे काम हो रहे हैं। तो ये है यहाँ पर सहारनपुर में अभी यहाँ पर जो मुकाबला है वो सीधे सीधे यहाँ पर बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है इमरान मसूद, इनके बीच में है। जी, तो ऐसा लग रहा है कुल मिलाकर कि जो लोकल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं विपनेश हावी दिख रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय मुद्दों से भी किनारा नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकल मुद्दे ज्यादा मुझे लग रहा है कि हावी हैं। अब एक बार फिर से मैं मानस का रुख करना चाहूंगी। मानस, थोड़ा सा मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि मतदान की जो स्पीड थी वो स्लो थी। अभी भी 50% मतदान हुआ है। कई जगह ईवीएम की खराबी की भी शिकायतें आई हैं। अभी के अगर हालात की बात की जाए तो क्या है?
देखिए, मतदान की जो रफ्तार थी सुबह थोड़ा सा ठीक हुई और उसके बाद चूंकि पानी बरस गया, कई जगहों पे बारिश हुई, उसकी वजह से थोड़ा सा मतदान की रफ्तार धीमी हुई। लेकिन अगर हम तुलना करें तो जो शहरी इलाके, जो नगर निगम के क्षेत्र है, वहां पर मतदान की रफ्तार धीमी है। ग्रामीण इलाके इस मामले में शहरी इलाकों से कहीं ज्यादा आगे है। वहां पर मतदान सुबह से ही बहुत तेजी से चल रहा है और वहां पर आपको तमाम जगहों पर भीड़ भी नजर आ जाएगी। असल में जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं तो नगर निगम के अलावा जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत होती है, दरअसल ये वो इलाके होते हैं जो ग्रामीण इलाकों से कन्वर्ट होते हैं शहरी इलाकों में, शहर की सीमा में जाते हैं। तो आबादी के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है कि अगर नगर पंचायत है तो उस पे 30,000 से लेकर के 1 लाख तक की आबादी होती है। तो उस छोटी सी पॉकेट के लिए भी ये चुनाव होता है। अगर हम नगर पालिका परिषद की बात करते हैं तो वहां पर 5 लाख तक की अधिकतम आबादी होती है, वो नगर पालिका परिषद का क्षेत्र होता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी पॉकेट से, उसके अलावा सदस्य चुने जाते हैं। तो जो ऐसे इलाके जो ग्रामीण इलाकों से शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं, नगर पालिका और परिषद, यहाँ पर आपको मतदान की रफ्तार बहुत तेज आपको नजर आएगी, वहां पर भीड़ भी नजर आएगी। लेकिन जो महानगर है, चाहे हम बात करें कानपुर की, प्रयागराज की, लखनऊ की या दूसरे जो महानगर है, वहां पर आप देखेंगे कि जो मतदान की रफ्तार है वो नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, बनस्पत लोकसभा या अगर विधानसभा की बात करें तो उसके मुकाबले अगर हम देखें तो वो कम होती है थोड़ी सी। लेकिन अभी चूंकि काफी वक्त बाकी है, अभी करीब आधे घंटे का वक्त बाकी, तो कुछ इलाके आप देखेंगे जहाँ खासतौर से जो पुराने, अगर हम लखनऊ की बात करें तो पुराने लखनऊ के जो इलाके हैं वहाँ पर आपको बहुत भीड़ मिल जाएगी। जो दूसरे इलाके हैं, जो गोमती पार्क के जो नए इलाके हैं, वहाँ पर लोग सुबह ही 6-7 बजे आकर के अपना वोट डाल करके उसके बाद पूरे दिन अपने वो दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो मतदान, ऐसा माना जा रहा है कि जब ये मतदान पूरा खत्म होगा तो लगभग 50-52% के आसपास वोट प्रतिशत आएगा। और कमोबेश पिछली बार भी इतना ही रहा था। लोकसभा और विधानसभा में ये प्रतिशत पिछले अगर 2-3 बार की अगर हम बात करें तो वो 62-63-65 तक भी चला जाता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 52% तक मतदान होगा। दूसरी एक देखिए अहम बात ये भी है कि जो इंटरेस्ट है वो लोगों का मेयर के चुनाव में होता है। खासतौर से अगर महानगरों की बात करें, उनको लगता है कि वो अपने पसंद के दल की एक सरकार शहर में स्थापित करने जा रहे हैं या अपने पसंद के दल के किसी उम्मीदवार को जिताने जा रहे हैं। वहां पर पार्टी सिंबल का बहुत महत्व हो जाता है जो नगर निगम के खासतौर से मेयर के चुनाव होते हैं। अगर हम पार्षदी की बात करें तो वहां पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि टिकट नहीं भी मिला तो अगर कैंडिडेट अच्छा है, पब्लिक के बीच में रहता है, तो एक छोटा सा वार्ड होता है, छोटे से वार्ड में कुछ हजार मतदाता होते हैं, उनके बीच में ही वो ट्रैवल करता है, उनके बीच में 5 साल तक वो रहता है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, उस पर पार्टी सिंबल का इतना महत्व नहीं होता। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बगावत करके पार्टी के खिलाफ जरूर देना है, अभी भी थोड़ा समय बाकी है, वोट जरूर दे। एक सवाल के पास में जहां पर उन्होंने 2 दिन पहले भाषण दिया था, रैली को संबोधित किया था, वहां से उन्होंने ये इस बात की पुष्टि कर दी थी कि गणेश केशरवानी एक जमीनी स्तर के नेता है। वही बात की जाए सपा की या फिर बीएसपी और कांग्रेस की, तो सपा ने यहां पर कार्ड खेला हुआ है अजय श्रीवास्तव के नाम का। हालांकि मुस्लिम कैंडिडेट इस वजह से सपा ने नहीं उतारा क्योंकि जिस तरह के हालात पिछले 15 से 20 दिनों या 1 महीने में अतीक अहमद और उसके कुनबे पर जिस तरह से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है, तो यहाँ पर सपा ने अजय श्रीवास्तव पर दांव खेला क्योंकि अजय श्रीवास्तव पहले आपको बता दें कि बीएसपी में रह चुके हैं और बीएसपी में जो नईम मोहब्बत हैं वो आपको बता दें कि सपा से 2012 में फूलपुर से चुनाव विधायकी का जीत चुके हैं। लेकिन उन्हें बीएसपी ने टिकट इस वजह से दिया कि मुस्लिम जो वोट है वो उनके पाले में आ सके, क्योंकि पहले ये था कि शाइस्ता प्रवीण को बीएसपी की तरफ से मेयर का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद सवाल बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे थे शाइस्ता प्रवीण को लेकर भी, वो 50,000 की इनामी हैं, तो उसको लेकर उनका टिकट काट दिया गया और दूसरे कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी में थे उनको बीएसपी में लाया गया। मुद्दों की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था यहाँ पर, उस मुद्दे पर भी लोग वोट करने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए तो पानी की एक समस्या है, वो मुद्दा है हाउस टैक्स, पानी कर और इसके साथ स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर जिस तरह से सरकार ने कहा था, आखिर उन वायदों को कितना पूरा किया उसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल है और लोग ऐसे ही कई मुद्दों पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त हम वीवीआईपी सीट पर मौजूद हैं, यहाँ पर आपको बता दें, हम इनसे बात करेंगे। आप वोट करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर प्रयागराज की जनता वोट कर रही है और आपने वोट किया है?
नाली पानी व्यवस्थाएं जो नगर निगम करती है, इसके पहले हमारे पार्षद रहे हैं लालती देवी जी, उनके पुत्र खड़े हुए हैं रामा यादव जी, और हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। वो सपा के कैंडिडेट हैं। आप पार्टी का नाम ले, क्या मुद्दे हैं? कानून व्यवस्था एक मुद्दा है यहाँ पर। व्यवस्था तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कानून व्यवस्था सुधर भी रही है, और यहाँ की साफ सफाई, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब सारी सुविधाओं का जो है लाभ मिलना चाहिए इस क्षेत्र की जनता को। बस यही एक मुद्दा है। आप वोट करने आए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखा है? आप पार्टी का नाम मत बताइएगा, मुद्दे क्या हैं प्रयागराज के और किन मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं? कानून व्यवस्था, गुंडाराज, पानी, हाउस टैक्स या अन्य मुद्दे? जी, कानून व्यवस्था गुंडाराज से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे घर की सड़क, नालियाँ, पानी आए, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सभी सबके घर में कम हो जाए। जो भी इस समय वाटर टैक्स बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए। हाउस टैक्स जो बढ़ चुका है, 2 गुना हो गया, उसको कम कर दिया जाए। यही सब सारे क्या मुद्दे भैया? बस यही, महंगाई कुछ कम हो जाए, महंगाई कुछ कम हो जाए, देश का कुछ विकास हो, बस इसीलिए कुछ नया लाना चाहते हैं। व्यापारियों की क्या सबसे बड़ी समस्या? जो रोडों पे जो छोटी छोटी दुकानें मिले, उनको रोजगार मिले। जो दुकानें तोड़ दी जा रही हैं उनसे बेकार हो रहा है मामला। उसको दुकानों को छोटी छोटी दुकानें दी जाएं जिससे सबको व्यापार मिले, लोग खाएं कमाएं। तो आप सुन सकती हैं, यहाँ पर आम जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मुद्दा है वो महंगाई है, बेरोजगारी, या फिर जिस तरह से हाउस टैक्स या पानी टैक्स का बढ़ाया गया है रेट, उसको लेकर ये ज़्यादा मुद्दा है यहाँ पर। जी, यानी कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे हावी है। चलिए अब चलते हैं अपने संवाददाता राहुल प्रकाश के पास। राहुल, आप मुरादाबाद सीट पे हैं और मुरादाबाद की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है, लेकिन बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है और मुस्लिम प्रत्याशी को इस बार उस सीट से उम्मीदवार बनाया है। किसके खाते में ज्यादा वोट गिरने की उम्मीद लग रही है? अगर लोग हैं तो उनसे भी बात करिए। देखिए, मैं पूरी मुरादाबाद के कई क्षेत्रों में गया हूं। जो मेरे को मौजूदा समीकरण दिख रहा है, क्योंकि मौजूदा जो मेयर हैं वो बीजेपी के हैं, विनोद अग्रवाल। कहा जाता है कि 5 बारी जब मेयर चुने गए हैं, जिसमें से 3 बार बीजेपी के, 2 बारी समाजवादी पार्टी के। लेकिन अगर पिछली बार के चुनाव की बात करें, भले ही बीजेपी ने 93,000 के करीब वोट हासिल करके जो बीजेपी का मेयर चुना गया था, तो उसमें दूसरे नंबर पर कांग्रेस के रहे थे हाजी रिजवान कुरैशी, जो अभी फिलहाल अच्छी फाइट दे रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के तीसरे जो रईसुद्दीन है वो भी फाइट में है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बुनियादी जो समस्या है, लोकल बॉडीज की जो समस्याएं होती हैं, वो इस इलाके में काफी हावी हैं। हालांकि तीनों में कड़ी टक्कर है इस वक्त। जो बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, तीनों में यानी त्रिकोणीय मुकाबला है। दूसरी बड़ी बात, इस मुरादाबाद के इलाके में ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा पार्षद, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पार्टी के जो नेता थे जिनको टिकट नहीं दी गई है वो बागी हो गए, वो निर्दलीय लड़ने लगे, और इस इलाके में निर्दलियों का भी अपना एक वर्चस्व है। यानी पुराने जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के आधार पर दोबारा वो कहा जाए कि फील्ड में है, जनता के बीच में है। और हमने कई निर्दलियों से भी बात करी थी जिनका कहना है कि पार्टी अगर टिकट नहीं देती तो हम निर्दलीय भी लड़ते, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है। निर्दलीय मुद्दे हैं। दूसरा, कई अति संवेदनशील यहाँ पे इलाके हैं, यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, जहाँ 85% जो वोट परसेंटेज है वो मुस्लिम वोट बैंक का है। दूसरी तरफ जो सीट का बंटवारा कहें, अगर बीजेपी ने भी इस बारी मुस्लिम कैंडिडेट को चुना है, यानी कहा जा सकता है कि इस लोकल बॉडीज के चुनाव को 2024 का लक्ष्य बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कांग्रेस अपना वजूद तलाशने की कोशिश इसलिए भी कर रही, क्योंकि इस तरीके से उसका रहा नहीं है यहाँ वजूद। लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया है, क्योंकि मैंने जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं उनसे बात करी है, उनका कहना है कि इस बार नंबर 1 कांग्रेस यहाँ मेयर पद के उम्मीदवार के लिए जो है उनको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार 73,000 के करीब उनको वोट मिले थे। सपा यहाँ कहीं नहीं टिक रही है, उनका कहना है। लेकिन अगर हम पूरे लोकल बॉडीज में लोगों की भी बात करें तो स्थानीय मुद्दे जरूर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, कानून एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो वोट डाल तो जरूर रहे, लेकिन उनके मन में ये जरूर है कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। और विकल्प के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से पहले वोट दिया था, अब भी वोट दे रहे हैं। लेकिन मेयर पद की बात करें या पार्षदों की बात करें, 70 वार्ड यहाँ हैं, और यह कहा जाए कि 300 से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर हैं। और फिलहाल मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं, ये लगातार मतदान लगातार जारी है, लोग लगातार आ रहे हैं, क्योंकि मतदान का जो फीसद यहाँ पे है वो थोड़ा कम हुआ है। हालांकि इस बात का भी जिक्र पहले किया गया था कि सुबह के 12 बजे के करीब 12 के आसपास फीसदी वोट रहा था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा था जैसे दिन चढ़ेगा लोग आएंगे, लेकिन अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है 30 से 35% तक ही यहाँ मतदान हुआ है, और अभी भी जारी है, क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं। भाई साहब, आपने वोट डाला है?
क्या क्या मुद्दे हैं आपके? स्थानीय मुद्दे हैं या लोग, क्या आपके मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे आपने वोट दिया? मेन विकास है, वो है ही नहीं सर। नहीं है यहाँ पे? क्या लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं हुआ? बहुत पुराना क्षेत्र है ये। हाँ। और इस क्षेत्र के बारे में जो जैसा था वो आज भी वैसी है, कोई ऐसा कोई नया नहीं है। क्या कानून व्यवस्था भी कोई मुद्दा है? कानून तो ठीक है, कानून में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या लोकल डिसिप्लिन प्रॉपर है। किन मुद्दों पे आपने वोट दिया है? सर विकास के मुद्दों पर वोट दिया हमने। क्या क्षेत्र में विकास हुआ है? जी हाँ, होता है। बदलाव, इस बार बदलाव है या नहीं है? इस बार बदलाव पक्का है। क्या कानून व्यवस्था भी मुद्दा है यहाँ? कानून व्यवस्था भी है, प्लस विकास का वैसे है। कानून तो चली गया योगी जी के राज में, कानून का तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन विकास पे प्रॉपर ठीक है, काम हो रहा है यहाँ पे। आपने क्या सोच के वोट दिया है? कि क्या मुद्दे हैं आपके? क्या मुद्दे हैं? लोकल मुद्दे। एक गृहिणी होती है, सोचती है कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती है, अब गली में पानी भर रहा है, कई लोगों की समस्या थी। आपके क्या मुद्दे हैं ऐसे? यही मुद्दे हैं कि सब अच्छा ही होए। अच्छा, ठीक चल रहा है सर? हाँ, सब वोट दे दिया है। हाँ बिल्कुल। ये कुछ एक लोग हैं जिनसे हमने बात करी है। साफ तौर पे आपने भी सुना कि किस तरीके से जो मुद्दे हैं, कानून की बात पहले ही है कि कानून ठीक है और कानून व्यवस्था है तो तब तमाम चीजें ठीक है, लेकिन कुछ एक मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, उन पर लोगों ने वोट दिया है। जी, वहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं कि उनकी जो लोकल समस्याएं हैं उन पर बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने देखा जैसे अतीक और अशरफ की हत्या हुई, उनका मर्डर हुआ, बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा था, लेकिन जो हॉट सीट है उन पर फिर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को बहुत सोच समझकर उतारा है, कईयों को बदल दिया है। तो ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है इसी से आप समझ लीजिए। अब मैं मनोज का रुख कर लेती हूँ, वो भी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। मनोज, अब तक का अपडेट जरा दीजिए, और वहां पर इस बार बड़ा मुद्दा क्या बना हुआ है लोगों के लिए? मैं हजरतगंज के विशुन नारायण वार्ड में हूं और ये मेरे ठीक पीछे ये विष्णु नारायण इंटर कॉलेज है। ये जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि इक्का दुक्का लोग दिख रहे होंगे आपको, गिने चुने आ रहे हैं। चूँकि यहाँ पे बारिश हो रही थी, उसके बाद तगड़ी धूप यहाँ पे निकली, इसकी वजह से वोटर कम निकल रहे हैं। हालांकि डीएम ने अपील की है कि आपकी छुट्टी इसलिए नहीं की गई थी कि आप घर में आराम करें, घरों से निकलें, इस महापर्व पर मतदान करें। और जो यहाँ का लोकल मुद्दा है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि यहाँ पर जो सड़कें, गलियाँ हैं और नालियाँ हैं, उनकी साफ़ सफाई जो लोकल मुद्दा है वो यहाँ पर जो है ये लोकल मुद्दा है। साथ ही अब मैं बात करूँ, ये जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। आप देख रहे होंगे जिस तरह पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो निकाय चुनाव, वो लग रहा है कि विधानसभा और लोकसभा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका ही मतलब उनके ही तर्ज पर उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, उनके जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो भी लखनऊ में मेट्रो के जरिए सफ़र करते हैं। उन्होंने अपने सरकार में जो विकास कार्य किए थे उसको गिनाने की कोशिश करी। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के जो चाचा हैं वो भी निकाय चुनाव में निकले, सड़कों पर निकले और जनता के बीच गए। उन्होंने भी जाकर के क्षेत्र में बताया और गिनाया। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम ठीक है मनोज, आपके पास आते हैं और तब तक कुछ अगर आपको वोटर मिले तो उनसे बातचीत जरूर करिएगा। सहारनपुर लिए चलते हैं दर्शकों को, गौरव मिश्रा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, क्या अपडेट है? अब 4:19 हो गए हैं, वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है और क्या वहां पर वोटर्स हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं? जरा माहौल दिखाइए पोलिंग बूथ का। देखिए, मैं आपको बताऊं जी, जो माहौल है वो तो जो कुछ इलाके थे वहां पर करीब 11 बजे तक तो धीमा ही रहा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 56% पूरे जिले में मतदान हो चुका है। और नगर निगम की बात करें सहारनपुर की तो यहाँ पर 43% मतदान हो चुका है। हालांकि भीड़ सुबह 11 बजे तक कम थी, लेकिन बाद में भीड़ ज्यादा हुई। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे कि आप पीछे यहाँ देख सकते हैं कि भीड़ बहुत कम है, इक्का दुक्का लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं और जा रहे हैं, ज्यादा भीड़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट दिया आज? किस मुद्दों को लेकर के आपने चुनाव में वोट दिया आज? अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। ठीक है, अच्छे काम हो रहे हैं। तो ये है यहाँ पर सहारनपुर में अभी यहाँ पर जो मुकाबला है वो सीधे सीधे यहाँ पर बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है इमरान मसूद, इनके बीच में है। जी, तो ऐसा लग रहा है कुल मिलाकर कि जो लोकल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं विपनेश हावी दिख रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय मुद्दों से भी किनारा नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकल मुद्दे ज्यादा मुझे लग रहा है कि हावी हैं।
अब एक बार फिर से मैं मानस का रुख करना चाहूंगी। मानस, थोड़ा सा मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि मतदान की जो स्पीड थी वो स्लो थी। अभी भी 50% मतदान हुआ है। कई जगह ईवीएम की खराबी की भी शिकायतें आई हैं। अभी के अगर हालात की बात की जाए तो क्या है? देखिए, मतदान की जो रफ्तार थी सुबह थोड़ा सा ठीक हुई और उसके बाद चूंकि पानी बरस गया, कई जगहों पे बारिश हुई, उसकी वजह से थोड़ा सा मतदान की रफ्तार धीमी हुई। लेकिन अगर हम तुलना करें तो जो शहरी इलाके, जो नगर निगम के क्षेत्र है, वहां पर मतदान की रफ्तार धीमी है। ग्रामीण इलाके इस मामले में शहरी इलाकों से कहीं ज्यादा आगे है। वहां पर मतदान सुबह से ही बहुत तेजी से चल रहा है और वहां पर आपको तमाम जगहों पर भीड़ भी नजर आ जाएगी। असल में जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं तो नगर निगम के अलावा जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत होती है, दरअसल ये वो इलाके होते हैं जो ग्रामीण इलाकों से कन्वर्ट होते हैं शहरी इलाकों में, शहर की सीमा में जाते हैं। तो आबादी के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है कि अगर नगर पंचायत है तो उस पर 30,000 से लेकर के 1 लाख तक की आबादी होती है। तो उस छोटी सी पॉकेट के लिए भी ये चुनाव होता है। अगर हम नगर पालिका परिषद की बात करते हैं तो वहां पर 5 लाख तक की अधिकतम आबादी होती है, वो नगर पालिका परिषद का क्षेत्र होता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी पॉकेट से, उसके अलावा सदस्य चुने जाते हैं। तो जो ऐसे इलाके जो ग्रामीण इलाकों से शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं, नगर पालिका और परिषद, यहाँ पर आपको मतदान की रफ्तार बहुत तेज आपको नजर आएगी, वहां पर भीड़ भी नजर आएगी। लेकिन जो महानगर है, चाहे हम बात करें कानपुर की, प्रयागराज की, लखनऊ की या दूसरे जो महानगर है, वहां पर आप देखेंगे कि जो मतदान की रफ्तार है वो नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, बनस्पत लोकसभा या अगर विधानसभा की बात करें तो उसके मुकाबले अगर हम देखें तो वो कम होती है थोड़ी सी। लेकिन अभी चूंकि काफी वक्त बाकी है, अभी करीब आधे घंटे का वक्त बाकी, तो कुछ इलाके आप देखेंगे जहाँ खासतौर से जो पुराने, अगर हम लखनऊ की बात करें तो पुराने लखनऊ के जो इलाके हैं वहाँ पर आपको बहुत भीड़ मिल जाएगी। जो दूसरे इलाके हैं, जो गोमती पार्क के जो नए इलाके हैं, वहाँ पर लोग सुबह ही 6-7 बजे आकर के अपना वोट डाल करके उसके बाद पूरे दिन अपने वो दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो मतदान, ऐसा माना जा रहा है कि जब ये मतदान पूरा खत्म होगा तो लगभग 50-52% के आसपास वोट प्रतिशत आएगा। और कमोबेश पिछली बार भी इतना ही रहा था। लोकसभा और विधानसभा में ये प्रतिशत पिछले अगर 2-3 बार की अगर हम बात करें तो वो 62-63-65 तक भी चला जाता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 52% तक मतदान होगा। दूसरी एक देखिए अहम बात ये भी है कि जो इंटरेस्ट है वो लोगों का मेयर के चुनाव में होता है। खासतौर से अगर महानगरों की बात करें, उनको लगता है कि वो अपने पसंद के दल की एक सरकार शहर में स्थापित करने जा रहे हैं या अपने पसंद के दल के किसी उम्मीदवार को जिताने जा रहे हैं। वहां पर पार्टी सिंबल का बहुत महत्व हो जाता है जो नगर निगम के खासतौर से मेयर के चुनाव होते हैं। अगर हम पार्षदी की बात करें तो वहां पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि टिकट नहीं भी मिला तो अगर कैंडिडेट अच्छा है, पब्लिक के बीच में रहता है, तो एक छोटा सा वार्ड होता है, छोटे से वार्ड में कुछ हजार मतदाता होते हैं, उनके बीच में ही वो ट्रैवल करता है, उनके बीच में 5 साल तक वो रहता है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, उस पर पार्टी सिंबल का इतना महत्व नहीं होता। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बगावत करके पार्टी के खिलाफ जरूर देना है। अभी भी थोड़ा समय बाकी है, वोट जरूर दे। एक सवाल इस बात से इत्तेफाक तो रखेंगे कि बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं है, वो पूरी तरह से अपनी जो ताकत है वो छोटे से छोटे चुनाव में झोंक देता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है क्या कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं और मात्र 1 साल का वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में। तो जिस तरीके से इस चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा है, एक तस्वीर तो कहीं ना कहीं सामने आई जाएगी। लेकिन ये जो 50% मतदान है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, मतदान का प्रतिशत कम है। जैसा मैंने कहा कि शहरी इलाकों में मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहा है और पहले भी ऐसा हुआ है। इसलिए एक हो सकता है कि कुछ सीटों पर उतना मार्जिन न हो भारतीय जनता पार्टी के जितना पिछली बार बहुत बड़े बड़े अंतर से जीती थी। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भाजपा के प्रत्याशी ने करीब आधे से ज्यादा मतों के अंतर से हरा दिया था। तमाम जगहों पर बीजेपी के लोगों ने, उम्मीदवारों ने जमानतें जब्त कर दी थी। तो हो सकता है कि इस बार वैसा ना हो, क्योंकि कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होता है और कुछ तमाम दूसरे भी स्थानीय मुद्दे होते हैं। लोग बार सिटिंग जो भी जनप्रतिनिधि होता है उससे कुछ उनकी नाराजगी हो जाती
करती है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट भी कई जगह पर चेंज किए गए। लेकिन सेमीफाइनल इस लिहाज से कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन का एक टेस्ट ले रही है, वो देखना चाह रही है कि हर एक बूथ पर उसके जो कार्यकर्ता है, जो पन्ना प्रमुख है, बूथ पास होती है भारतीय जनता पार्टी या फेल, जो टेस्ट लिया जा रहा है। मानस, आपने काफी डिटेल में दर्शकों को समझाया कि चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी पीछे है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं कि हर जिले में, हर बूथ पर न्यूज़ 24 की बड़ी टीम तैनात है। अपडेट सबसे पहले न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।